बट साहब बहुत से दोस्तों के हमें मैसेज आ रहे हैं कि फ्रांस और स्वीडन को कंपेयर करें, तो इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें ना कि क्या हिसाब है फ्रांस का। अच्छा यार, हमने ये एक वीडियो डाली थी, स्वीडन को हमने कंपेयर किया था किसके साथ, जर्मनी के साथ। अब उसके बाद से ये सीरीज ही चल निकली है कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं हमें कि स्वीडन वर्सेस फ्रांस बताएं, स्वीडन वर्सेस स्विट्जरलैंड बताएं। चलें, अब लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो हम उन्हें कंपेयर करके बताते हैं कि किस कंट्री में कौन से ज़्यादा बेनिफिट है। और इससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें लाजमी, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे स्विट्जरलैंड वर्सेस स्वीडन। आज की वीडियो हम करेंगे फ्रांस वर्सेस स्वीडन को लेकर। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का कंपैरिजन करने में हम बताते हैं मेन चीज़। अब मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जब स्वीडन में यूरोप के अंदर आते हैं ना, काफ़ी जो बहुत सारे लोग हैं जो वर्क परमिट के ज़रिए आते हैं, कुछ स्टडी वीज़े पे आता है, कुछ शादी करके आता है, वो चीज़ें तो ठीक है, उनके पास लीगल स्टेटस होता है। लेकिन ये आपको पता है कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो डंकी इलीगल लगा वे के से आते आती है, जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं डंकी लगा कर आती है। हम ये नहीं कहते उस तरीके से आओ, हम किसी भी मुल्क का कंपैरिजन करते वक्त ये नहीं कहते उस मुल्क में चले जाओ। अब अक्सर होता है कि हम जिस मुल्क की बात करते हैं तो जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं उन्हें लगता है शायद हम सारे इमिग्रेंट्स ही वहाँ पे भेज रहे हैं। यूट्यूब पे हमारे शायद ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, लेकिन टिकटॉक में जो हमारा अकाउंट है उसमें हमारे व्यू वगैरह और फॉलोवर अच्छे हैं, तो वो लोग इंतहा के मैसेज करना शुरू करते हैं। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम किसी को नहीं कहते भाई उस मुल्क में जाओ क्या करो। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, आप इन्फॉर्मेशन लिया करें। आपने जाना नहीं जाना, आपके काम आएगी वीडियो। अच्छा जी, अब जो लोग आते हैं यूरोप के अंदर, जारी बात है उन्हें काम चाहिए। लोग पैसा कमाने के लिए यूरोप के अंदर आए हैं, वो घूमने के लिए तो आते नहीं है, स्पेशली हम पाकिस्तानी जो होते हैं। ठीक है। अब कौन सा मुल्क है जहाँ पे उन्हें ऐसे किसी बिना स्टेटस के, जब उनके पास कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, उन्हें जॉब मिल सकती है? तो उसका जवाब है फ्रांस। फ्रांस में लोगों को जॉब मिल जाती है बिना पेपरों के, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। स्वीडन के अंदर बिना पेपरों के जॉब कर लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। लोग फूड डिलीवरी करते थे पुर्तगाल के टीआरसी पे, या वैसे भी एक वो होता है बाइक जिसकी 25 से कम स्पीड होती है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होती। तो लोगों को लगता था कि ये हम फूड डिलीवरी वगैरह करेंगे, या गाड़ियों पे भी लोग करते थे तो पुलिस वगैरह नहीं पकड़ेगी। पुलिस वाकई नहीं पकड़ती थी, लेकिन एक अरसे से क्या हुआ, पुलिस को रिपोर्ट किया, किसी ने क्या किया, अब पुलिस ने उन लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया। जिस जगह पे उन्हें मोटरसाइकिल पे जाता हुआ नजर आता है बंदा, अगर उनका दिल करता है रोकने का, उससे रोकते हैं, उससे डाटा वगैरह, उससे आईडी कार्ड मांगते हैं, उससे वीज़ा कार्ड मांगते हैं। जब उसके पास नहीं होता तो उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं। इवन कि इन्होंने इस हद तक ऑपरेशन किया है कि ये रेस्टोरेंट्स के बाहर या सेंटर में जो होते हैं उनके बाहर बैठे होते थे, इंतजार कर रहे होते थे। देखते थे जैसे ही कोई बंदा पार्सल लेके बाहर निकला, अब सबको अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा डिलीवरी लेके निकला हो। आप कह लो कि ड्रेसिंग ही ऐसी होती है, हवा से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए वो कोट वगैरह पहने होते हैं, और पार्सल लेके जब जा रहा होता है तो उसको रास्ते में पकड़ लेते हैं पूरे सबूत के साथ। फिर उसे कहते हैं हमारा वीज़ा कार्ड दो। तो उनके पास वीज़ा कार्ड, इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर स्वीडन में इस तरह ऑपरेशन किया गया। और अब कह लो कि जब दूसरे मुल्कों से लोग काम करते हैं, वो बड़े ही कम है जो रिस्क ले रहे हैं, बहुत कम है, क्योंकि सबको पता है कि स्वीडन में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है। लेकिन इसकी नस्बत फ्रांस में सबको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना पेपरों के वहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, असाइलम डालते हैं। असाइलम डालने के बाद उन्हें 400 यूरो मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो ठीक है, उनकी रिजेक्शन वगैरह लग जाती होगी जल्दी, फिर उन्हें वो वकील करने का मौका मिलता होगा, लेकिन वो एक सिस्टम से गुजर रहे होते हैं। अब ये काम असाइलम स्वीडन में भी आके कर सकते हो, लेकिन इस यहाँ भी रिजेक्शन बहुत जल्दी लग जाती है, और आपको बहुत जल्दी फारिग मतलब निकालना शुरू कर देते हैं। पहले ऑप्शन देता था स्वीडन के असाइलम के रिजेक्शन के बाद पर वर्क परमिट डाल लो, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो इलीगल अब लोग जॉब किसको दे देते हैं, वहां पे मिल जाती है, फ्रांस के अंदर मिल जाती हैं। अब मोस्टली जॉब्स कौन सी मिलती हैं, रंग की। अब रंग का इंतहा का काम है फ्रांस के अंदर, और मोस्टली जो उन्होंने लोग रखे होते हैं वो वैसे ही रखे होते हैं। ठीक है, उन्हें कम पे करते होंगे, अगर किसी की 80 यूरो सैलरी वो तो पर डे बनता है, उससे 50 दे देते होंगे, उससे 40 दे देते होंगे, मिस यूज करते होंगे। लेकिन फ्रांस के अंदर लोगों को कदरे कंपैरिजन टू स्वीडन चांस हैं लोगों को वहाँ पे जाके जॉब करने के। इसलिए जो मंडी बॉल दिन स्पेशली, जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो वो फ्रांस से जाने के मंडी बॉल दिन कभी बंदा जो है ना वो वेला नहीं बैठता, उसे कोई ना कोई जॉब मिल ही जाती है। क्यों? क्योंकि मंडी का ऑलरेडी इतने ज़्यादा बैठे हैं, वो उसे रंग के काम में कहीं ना कहीं लगा देते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ क्या है कि जो भी आता है उससे जॉब वगैरह फ्रांस में थोड़ी बेहतर मिल जाती है, मतलब जल्दी मिल जाएगी। ये नहीं कहूँगा कि वहाँ जॉब पड़ी है, लोग कहना चुका दें इतनी जॉब तो है नहीं। कंपेयर टू स्वीडन, फ्रांस उनके लिए अच्छा है। पेपर फ्रांस में मिलना बहुत मुश्किल है, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं पेपर लेने के लिए। अभी मतलब मेजोरिटी लोग हैं अपने 5-5 6 साल ज़ाया करने के बाद दादा वो पुर्तगाल से पेपर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रांस में पेपर मिलना आसान नहीं है। फ्रांस में जो लोग जाते हैं ना, जो 18 से 19 के नज़दीक होते हैं, वो खुद को माइनर शो करते हैं। माइनर शो करने के बाद, माइनर जो 18 साल से उम्र कम है,
16-17, या आपको पता है पाकिस्तान में लोग माइनर भी डंकी लगा जाते हैं, चले जाते हैं किसी तरह। अब मेरे जानने वाले खुद गए हैं 2-4 जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे मतलब मोहल्ले के हैं पाकिस्तान से। अब वो क्या होता है, फ्रांस वाले उन्हें स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाते हैं, उन्हें कहते हैं लैंग्वेज वगैरह सीखो, फिर उन्हें पेपर मिल जाते हैं फ्रांस के, उन्हें टीआरसी वगैरह जो फ्रांस दे देता है। लेकिन जो अडल्ट हैं उनके लिए पेपर लेना काफ़ी टफ है, आसान नहीं है। स्वीडन के अंदर पहले बड़ा आसान था कि अगर आप बेशक साइलम लेके आते हो, किसी भी तरीके से आते हो, आप हर तरह से स्वीडन के अंदर एडजस्ट हो सकते थे, स्टेटस ले सकते थे। लेकिन कह लो कि अब नामुमकिन। अब स्वीडन के अंदर भी अगर आप इलीगल वे से आए हो ना, आप साइलम डालकर पेपर लेना चाहते हो तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप किसी लीगल स्टेटस से आए हो और लीगल को मजीद वर्क परमिट में करना चाहते हो, जैसे आप स्टडी पे आए हो और वर्क वीजे पे जाना चाहते हो, तो वो मुमकिन है। लेकिन इलीगल वे से आकर स्वीडन के अंदर सेट होना या जॉब ढूंढना को आसान नहीं है, कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। बहुत ही कम चांस होंगे कोई आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह में कोई रख ले तो रख ले, वो भी रेफरेंस से बड़े, लेकिन कोई आसान चीज़ नहीं होगी। अब कितने लोगों को मिल सकती है, बड़े कम लोगों को मिल सकती है, एक ये चीज़ होगी। अब अगर कंपेयर करें सैलरीज को, तो सैलरीज स्वीडन में थोड़ी बेहतर है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड स्वीडन में बेहतर है कदर निस्बत फ्रांस के। फ्रांस में भी बेहतर है, लेकिन स्वीडन का लिविंग स्टैंडर्ड फ्रांस से भी बेहतर है। स्वीडन में अब लोग फॉर एग्जांपल कमा लेते होंगे एवरेज जो 2000 यूरो तक चले जाते हैं, को 2500 ऐसा जो उनकी एवरेज सैलरी हो 2500 है। और लेकिन वो उसमें अब ये नहीं होता कि सबको 2000 मिलना शुरू हो जाता है या सबको 2500 मिलना शुरू हो जाते हैं, और ना ही स्वीडन में ऐसा होता है। ये आपके जॉब से वैरी करती हैं चीज़ें। आपके पास प्रोफेशनल जॉब्स है, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जिस जिस तरह की आपके पास जॉब होगी, आपकी सैलरी उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन फ्रांस में भी लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रांस में लोग अच्छे पैसे नहीं कमाते, फ्रांस में भी लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, अब एक हो गया सैलरी का, और लिविंग स्टैंडर्ड भी वहाँ का बेहतर है, लेकिन स्वीडन से अगर आप कंपेयर करोगे तो स्वीडन का बहुत बेहतर है। ठीक है, अब पेमेंट मेथड जो फ्रांस के अंदर काम करता है वो चेक सिस्टम के अंदर काम करता है। जब किसी कंपनी के साथ काम करते हो तो वो आपको चेक में पे करता है, वो चेक आपने अपनी फोरे ताक में जैसे स्वीडन में कंपनी में डालना होता है, फिर वो कुछ दिन लगते हैं वहाँ पे, फिर वो कैश होता है। स्वीडन में ऐसा नहीं है, आप इनवाइस करते हो, आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डेट होती है, आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। किसी बैंक में आपने चेक वगैरह नहीं जमा करवाना होता। इवन कि फ्रांस के अंदर कुछ लोग हैं जो अपनी कंपनियां बनाकर सिर्फ चेक का काम करते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल आपको आपने को काम किया, आपको उस कंपनी ने चेक दिया, आपके पास कोई कंपनी नहीं है जिसमें डालकर पैसे निकाल सको, ये इलीगल काम है, लेकिन लोग करते हैं। वो क्या करेंगे, वो आपके चेक अपनी कंपनी में डालेंगे, आपको यहाँ फौरन पैसे दे देंगे, कुछ परसेंटेज रख लेंगे। ठीक है, और आपको बाद में वो अब वो चेक अपनी कंपनी में कैश करवा लेंगे, लेकिन क्योंकि आपको अभी चाहिए, आपके पास इतना नहीं है कि आप वेट कर सको, तो आप उससे परसेंटेज देकर कटौती करवा के ले लेते हो। ये कुछ डिफिकल्टी चीज़ें हैं जो मुझे आजकल के दौर में इस तरह होना आसान मतलब सही चीज़ नहीं है, लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लोगों के हवाले से, तो फ्रांस के लोग भी बेहतर हैं, और लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे रेसिज्म थोड़ा ज़्यादा है। जैसे नमाज पढ़ते हुए लोगों को तंग करना, या स्वीडन में कब रेसिज्म है, लेकिन ये सारा अंदर है। आपके मुंह के ऊपर कोई भी कुछ नहीं कहता, आपको कभी भी कोई कुछ आकर नहीं, कुछ नहीं बोलेगा आपको। आपकी आप किस कलर है आपका, कौन सा मज़हब है, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तमीज़ से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और स्वीडिश लोग हेल्पिंग भी हैं फ्रांस में। और फ्रांस में इतनी इंग्लिश नहीं बोली जाती। स्वीडन में मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो के अंदर कि स्वीडन दुनिया में पहले नंबर पे आता है जिनकी अपनी ज़बान इंग्लिश नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। और अगर आपको एक लफ्ज़ भी नहीं आता, आप सारी ज़िंदगी स्वीडन में गुजार सकते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, कोई बूढ़ी है, कोई मर्द है, बच्चा है, हर लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो फ्रांस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि फ्रांसीसी स्वीडन मतलब इंग्लिश बोलते भी नहीं है, उन्हें आती भी हो तो वो बोलना नहीं पसंद करते। जर्मन वाले और फ्रांस वाले, इन दोनों में ये आदत पाई जाती है कि वो इंग्लिश आती भी हो तो वो वाइड ही कहते हैं, वो अपनी ज़ुबान बोलना चाहते हैं। तो जब आप नहीं आते हो, जैसे आप पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़े पे आए हो, किसी भी चीज़ पे आए हो, स्वीडन में आप प्रोफेशनल जॉब ले रहे हो, रेस्टोरेंट में जॉब ले रहे हो, कोई भी जॉब ले रहे हो, अगर उन्हें बंदा चाहिए तो वो आपकी जॉब, आपको लैंग्वेज आती नहीं आती परवाह नहीं करेंगे। लेकिन अगर फ्रांस के अंदर आपके पास लीगल स्टेटस भी है, तो आपको ये लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ेगा फ्रांस के अंदर ज़्यादा। स्वीडन के अंदर भी है, लेकिन कम है। क्यों? लोगों को इंग्लिश आती है, जब उन्हें वर्कर चाहिए तो वो रख लेते हैं, जब नहीं चाहिए होता आपको पता, फिर तो वो बंदा चलता हुआ भी कहता है कि तुम चलते सही नहीं हो, वो लैंग्वेज फिर दूर की बात रह जाती है। ठीक है, तो बाकी टूरिस्ट ज़्यादा वहाँ पे जाता है फ्रांस के अंदर, जैसे पेरिस है वो वर्ल्ड फेमस है, क्या है कि वहाँ पे लोग टूरिस्ट जाते हैं। स्वीडन के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादा आते हैं मई और जून, अभी ये पीक सीज़न है। बहुत सारे मुल्कों में पीक सीजन होता है पूरा समर, जुलाई अगस्त सितंबर, लेकिन स्वीडन की सबसे बुरी चीज क्या है, स्वीडन के अंदर जुलाई अगस्त सितंबर कह लो कि डेड सीजन होते हैं हर बिजनेस को लेकर, जुलाई खास तौर पर,
क्योंकि मोस्टली लोग जो सेमेस्टर ले लेते हैं लोकल, और क्योंकि स्वीडन थोड़ा महंगा है, फ्रांस भी सस्ता नहीं है, लेकिन स्वीडन थोड़ा ज़्यादा, स्कैंडिनेवियन कंट्री जितनी भी है थोड़ी ज़्यादा महंगी है, तो लोग टूरिस्ट हमेशा चीप डेस्टिनेशन को प्रेफर करते हैं। पुर्तगाल को लेके बद, स्पेशली जो इनसाइड यूरोप के लोग हैं ये बड़े कैलकुलेटेड हैं, ये चीप ट्रैवलिंग को तरजीह देंगे, चीप मतलब जो होटल है उनको तरजीह देंगे, फिर किस जगह पे कितना सस्ता चल सकता है को वहाँ पे ये भागते हैं। ये दुबई वगैरह आपको इतने ज़्यादा तादाद में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप जैसे अभी आप स्पेन में जाओ तो वहाँ पे स्ट्राइक हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब टूरिस्ट इतना ज़्यादा आ गया है कि हम जो प्राइसेस हैं वो अपार्टमेंट वगैरह की वो थोड़ी अप होना शुरू हो गई हैं। इंतहा क्या, तो वो अब हालांकि हर कंट्री चाहती है कि टूरिस्ट आए, लेकिन स्पेन में उल्टा हो रहा है, जो लोकल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा टूरिस्ट क्यों हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन स्वीडन में जो टूरिस्ट क्या कह लो कि वो है किससे, मई और जून, ये 2 माह पीक हैं, बाकी भी आते हैं लेकिन बड़े कम आते हैं, सर्दियों में बड़े कम आते हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ती है। फ्रांस में कुछ इलाकों में तो पड़ती होगी, लेकिन पेरिस है वो एक आधी पड़ती होगी मतलब सर्दियों में जाकर। अब स्वीडन में जैसे स्टॉकहोम है, ये नवंबर से शुरू होती है और अप्रैल तक बर्फ़ रहती है। अब इतनी ज़्यादा बर्फ़ में ज़ाहिर बात है टूरिस्ट भी कम होगा। तो ये कुछ मतलब कह लो कि वाज़िया थोड़ा कंपैरिजन था। तो बाकी डिटेल तो फिर अब बड़ी लंबी हो जाती वीडियो भी, आप बोर होना शुरू हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाएंगे स्विट्जरलैंड वर्सेस स्वीडन के बारे में, उसमें आपको हम थोड़ा बहुत बताएंगे कि उन कंट्री में क्या कंपैरिजन है। आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो हमारा जो चैनल है इसे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।